बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। और चलिए जी, हम भी आगाज़ करते हैं अपने शो का आज एक खुशखबरी के साथ, और वो है कि पाकिस्तान ने पहली बार ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है ना। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप पहली बार जीता है। मजबूत हमारी टीम थी जो ब्लाइंड T20 की, हमेशा से ही अच्छा खेल पेश करते आए हैं, लेकिन इस बार ये पहला मौका है जब उन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है। और मुल्तान में खेले गए चौथे ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की अगर बात करें तो बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 139 रन बनाए थे, और पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने जो 140 रन का हदफ था बगैर किसी नुकसान के 10.2 ओवर्स में ही पूरा कर लिया। 140 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम की जानिब से मोहम्मद सफदर और निसार अली ने इनिंग्स का आगाज़ किया और बगैर कोई विकेट गंवाए और तकरीबन 10.2 ओवर्स में ही मतलूबा हदफ हासिल करके कौमी टीम को चैंपियन बनवा दिया। जी हाँ, पहले सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान ने नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी, और ये भी वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने पहली बार, जैसे अली ने बताया, कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया और कौमी टीम पूरे वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त रही है। क्या ज़बरदस्त बात है ये। एक अली ने कहा कि आगाज़ में आपको एक खुशखबरी देते हैं। अली, आप कैसे भूल गए, दूसरी खुशखबरी भी है। आगाज़ में 2 खुशखबरियाँ, दोनों ग्रीन शर्ट्स की है जनाब। हमारे शाहीन छाए हुए हैं। वनडे के बाद T20 सीरीज में भी जिम्बाब्वे को जकड़ लिया, और कैसा जकड़ा। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे T20 मैच में 10 विकेटों से शिकस्त दे दी, और 3 मैचों की जो सीरीज है वो 2-0 की फैसला कुन बरतरी उसमें कर ली है। बुलावाइयों में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, तो फिर बॉलर्स ने पूरी टीम को 57 रन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। महज 57 रन, कोई हदफ ही नहीं है, और यहाँ पर रिकॉर्ड कायम हुआ है एक और। इससे पहले उमर गुल का रिकॉर्ड था, और अब सफदर को मिल गया है ये रिकॉर्ड। उन्होंने बहुत अच्छी जो है वो बॉलिंग की है और 5 विकेट्स ली हैं इस मैच में। आपको बताएं कि जो साइम अयूब हैं उन्होंने 18 गेंदों पर अपनी बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली और 36 रन बनाए, जिनमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था, जबकि उमर बिन यूसुफ भी 15 गेंदों पर 22 रन के साथ नॉट आउट रहे, और यूं स्कोर पूरा हो गया। 58 स्कोर था, जिसको छठे ओवर में ही उन्होंने पूरा कर दिया था। नौजवान स्पिनर हैं सुफियान मुकीम, जिनका जिक्र किया। जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 विकेटें हासिल करके फास्ट बॉलर उमर गुल का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है, और सुफियान मुकीम का T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की जानिब से ये बेस्ट बॉलिंग फिगर है। सुफियान मुकीम की बात करें, माजूद के साथ इससे पहले सुफियान का नाम गलत ले लिया था, जिसकी वजह से आपको अंदाज़ा नहीं हो सका। हम साइम अयूब और सुफियान को मिक्स कर गए, लेकिन सुफियान की बात कर रहे हैं। उन्हें कारकर्दगी करने का मौका मिला और उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, और 5 विकेटें हासिल करके अब उन्होंने उमर गुल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, ये तो जनाब क्रिकेट की डिटेल डिस्कशन है, तफसील से भी बात करेंगे। जीत का जश्न है, भरपूर तरीके से मनाएंगे। बात करेंगे क्या क्या हमारी जो है अचीवमेंट्स जो थी वो रही हैं, और कौन कौन से अच्छे पॉइंट्स थे जिन पर हमने खेलकर ये दोनों मैचेस जो हैं वो अपने जीते हैं। मुल्क की ज़रा सियासी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं आपकी बड़ी खबर में। तो जनाब, एहतजाज में नाकामी के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए में कुछ तब्दीली आने लगी है, और उन्होंने सड़कों की सियासत को छोड़कर पार्लिमानी सियासत करने का फैसला कर लिया है। बानी PTI की हिदायत पर बैरिस्टर गौहर ने ऐलान किया कि तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम मुतालबात और मामलात पार्लियामान में लेकर जाना है, और पार्लिमानी महाज पर इस पर भरपूर आवाज़ उठाएगी। और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी इस पर वाज़ेह कर दिया है कि अभी एहतजाज का प्रोग्राम नहीं है, फिलहाल दोबारा इस्लामाबाद आने का कोई इरादा भी नहीं है। मगर जब से तहरीक इंसाफ की क़यादत की बानी से मुलाकातें शुरू हुई हैं, क्यों लग रहा है कि बानी PTI को तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है उस पर एतमाद नहीं रहा। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI की बहन ने उनसे मुलाकात के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि बानी ने कहा है कि एक आखिरी कार्ड मेरे पास है जो किसी को बताऊंगा नहीं, अभी इस्तेमाल नहीं होगा। हम बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जाएंगे, अदालतों में केस भी लड़ेंगे, आप इसको छुपा नहीं सकेंगे। हमने कहा था कि हम जुल्म होगा, मुश्किल आएगी, कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, लेकिन ये नहीं मतलब कि हमारे दुख नहीं है उसका। इसका ये नहीं मतलब कि 24 करोड़ लोग अपना हक भूल जाए लेना। अभी भी आपने उठना है। उन्होंने कहा एक लास्ट कार्ड है जो मेरे पास है, जो आपको किसी को ना बताऊंगा, ना पता चलेगा, लेकिन वो मेरे पास है।
लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं होगा। जो सिस्टम कहता है हम अपनी अदालतों में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बानी पीटीआई का आखिरी पत्ता क्या होगा, इसका तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। मगर वजीर आजम शहबाज शरीफ वाजे कर चुके हैं कि धरने में सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को करार वाकई सजा दी जाएगी। ऐसा ही कुछ बयान गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी दिया और उन्होंने ये कहा कि सियासी गन साफ किया जाए जाती है, बाहर निकलो, मार दो, जला दो, तोड़ दो, लेकिन उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ी और पंजाब में उनकी कॉल पर एक बंदा भी नहीं निकला। ये बता दें कि मरियम नवाज ने जेल से कॉल दी थी और उसने कहा था कि सारा शहर बंद कर दो और आग लगा दो और ये कर दो और रेंजर्स को मार दो और पुलिस को मार दो। कभी किसी ने ये बातें पाकिस्तान में सुनी भी हैं? इस तारी सूरत हाल पर हमने गुफ्तगू करनी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सलमान आबिद साहब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम अनीक, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सलमान भाई, आप बताइएगा। अल्लाह का शुक्र सर। इस वक्त देख रहे हैं आप पीटीआई की क्या सूरत हाल है, कोई भी फैसला, किसी फैसले पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आप पार्लियामान का रुख कर लिया है, फिर सड़कों का रुख क्यों किया था? देखिए, बात यह है कि बुनियादी तौर पर इस वक्त जो पीटीआई की क़यादत है, जो बाहर बैठी हुई है और जो अंदर है, उसके दरमियान बहुत सारा डेफिसिट है और वो हमें इमरान खान के बयानात से भी उसकी झलक नुमायाँ होती है और जो बाहर बैठे हुए बैरिस्टर गौहर और बाकी लोग हैं उनके बयानात से भी नुमायाँ होता है। असल में जो पीटीआई इस वक्त की जो क़यादत है, जो बाहर बैठी हुई है, वो सड़कों की सियासत पर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती। उनका ख्याल है कि हमें पार्लिमानी सियासत पर फोकस करना होगा। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 1 साल से पार्लिमानी सियासत पर तो फोकस किया हुआ है, पीटीआई को कितना रिलीफ मिला है ये एक अलग सवाल है। और जो सड़कों पे आने की जो सियासत थी उसका भी कोई अमली नतीजा तो नहीं निकल सका और जो धरना उन्होंने देने की कोशिश की वो भी नाकाम हो गया। तो पीटीआई के अंदर ये गोमगों की जो कैफियत है, यानी इमरान खान ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर या तो हालात को समझ नहीं सके या शायद समझना नहीं चाहते, एक किस्म का अदम एतमाद है। और इसी तरीके से जिस तरीके से 24 तारीख को धरना हुआ और धरना देने की जो कोशिश की और जिस तरह से वो नाकाम हुई, उस पर भी पीटीआई की लीडरशिप के अंदर बेशुमार किस्म के सवालात मौजूद हैं। तो इसलिए पीटीआई का तो इस वक्त एक दाखिली बुरहान है। अब इस दाखिली बुरहान से निमटने के लिए फौरी तौर पे तो कोई एहतजाजी कॉल नहीं आएगी, ये तो बात बिल्कुल वाज़े है। लेकिन महीना, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद जाके फिर दोबारा ये गुफ्तगू हो सकती है और एहतजाज की कॉल सामने आ सकती है। इन द मीनवाइल पार्लिमानी सियासत में देखिए एक ही गुंजाइश होती है कि हुकूमत फिर अपोजिशन को इंगेज करती है। अगर आप चाहते हैं कि सड़कों पर सियासत ना हो तो यह हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो पीटीआई को इंगेज करे डायलॉग के अंदर। अभी आपने शहबाज शरीफ कह चुके हैं वैसे सलमान नहीं, वो आबिद साहब, ऐसा ही कहा है, ऐसा ही कहा है कि जैसे भी आपने मरियम नवाज का बयान सुन लिया, अभी आपने सुनाया हमें और शहबाज शरीफ साहब का सुनाया। देखिए, हुकूमत को किसी भी सूरत में मफाहमत जो है पीटीआई से वो कबूल नहीं है। उसकी एक वजह है, क्या पीटीआई या इमरान खान उनके 5 साल के मैंडेट को तस्लीम कर लेंगे? क्या वो हुकूमत गिराओ और अपने मैंडेट के वापसी के हवाले से अपना मौक़िफ़ बदलेंगे? वो नहीं बदलेंगे। इसी तरह से हुकूमत ये समझती है कि अगर पीटीआई के साथ मुज़ाकरात होते हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड होती है तो उसका बेनिफिशियरी तो पीटीआई होगी। इसलिए दीवार से लगाना पीटीआई को ये हुकूमत की मजबूरी है और वो इस मजबूरी के तहत आपने सुना मरियम नवाज ने कहा कि एक बंदा भी पंजाब से नहीं निकला, लेकिन उन्होंने पूरा मुल्क बंद कर दिया इस काम के लिए। इसलिए खौफ तो मौजूद है ना। अच्छा, कि अपोजिशन का ये दोनों बयानात तो अब इस धरने के बाद के हैं, जब सूरत हाल बनी। उससे पहले से हुकूमत तो बार बार ऑफर कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बस क्या ऑफर कर रही थी? ताकतवर हलकों से ऑफर ये कर रही थी कि आप हमारा 5 साल का मैंडेट तस्लीम कर ले। बिल्कुल यही ऑफर कर रही थी ना। ये तो नहीं कह रही थी कि हम अगले साल आपको करवा के देंगे, हम आपका जो मैंडेट चोरी हो गया आपका, हम आपको वो बहाल करके देंगे। देखिए, बुनियादी बात क्या है, ये ठीक है कि पीटीआई ने भी गलती की है कि जी डायलॉग हुकूमत से शुरू में जो करना चाहिए था वो नहीं किया और उन्होंने उनकी नजरें भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर थी। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ताकत का असल मरकज कहाँ पर है। इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत होगी, इस्टेब्लिशमेंट से वो डायलॉग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत को जो इनिशिएटिव लेना चाहिए था, जब वो नहीं हो रहा पार्लिमानी सियासत से। अब आप देखें ना, पार्लियामेंट के अंदर से लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये भी आपके सामने मौजूद है। अभी भी उनकी गिरफ्तारियां चल रही हैं, अभी भी इमरान खान के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, वो जेल में बैठे हुए, उसके बावजूद हर मुकदमा उनके खिलाफ तैयार हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हुकूमत मफाहमत तो नहीं चाहती। हुकूमत तो डायलॉग के लिए आएगी तो फिर उसको एक माहौल बनाना पड़ेगा। अभी भी पीटीआई के लोग 1.25 साल हो गए हैं जेलों के अंदर कैद हैं। अब मतलब यास्मीन राशिद जो है और ये जो महमूद रशीद, एजाज चौधरी वगैरह मौजूद है ना, आपने कितनी रिलैक्सेशन वहाँ से पैदा करने की कोशिश की, बल्कि नए नए मुकदमों में उनको उलझाया जा रहा है। तो इसलिए मुझे ये लगता है, अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो डायलॉग का रास्ता है ना वो हुकूमत की तरफ से निकल रहा है और ना वो अपोजिशन की तरफ से निकल रहा है। ये एक डेडलॉक का माहौल है और ये डेडलॉक का माहौल जब तक बरकरार रहेगा, पाकिस्तान की सियासत का जो आंख मचोली का जो ये खेल है
टकराव का जो खेल है, महाजराई का ये खेल है, बदएतमादी का ये खेल है, ये बदस्तूर जारी रहेगा किसी ना किसी शक्ल में। तो सलमान भाई ये बताइएगा कि फिर क्या सूरत हाल पैदा होगी, क्योंकि हम हुकूमत की जानिब तो उसको कसूरवार ठहरा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब आपको पीटीआई कितनी कसूरवार लगती है इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि ना सिर्फ जो क़यादत का फुकदान है बल्कि जो एतमाद है वो भी अब कारकुनों और क़यादत के बीच एक पैदा हो गया है। जो क़यादत है वो नज़र नहीं आ रही है और जो है उस पर एतबार नहीं है। देखिए, पीटीआई का डायलेमा ये है कि पीटीआई अपने आप को यकजा नहीं कर पा रही True. और उसके अपने अंदर इतने इख्तलाफात हो गए हैं, इतने ग्रुप बंदियां हो गई हैं जो उसको समेट नहीं पा रही। अली अमीन गंडापुर साहब, बुशरा बीबी, अलीमा खान और अली मोहम्मद खान और अपना सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर, ये सब लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ बोलियां बोल रहे हैं। हाँ। अब जब पीटीआई का ये दाखिली क्राइसिस है तो वो एक्सटर्नल क्राइसिस से कैसे निपटेगी? जो हुकूमत है, तो पहले हुकूमत से निपटने के लिए उनको पहले अपने अंदर के मामलात को दुरुस्त करना होगा और ये एक स्ट्रेटजी बनानी होगी कि पार्लिमानी सियासत को कैसे मजबूत किया जाए, पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए कैसे मौसर किरदार अदा किया जाए, हुकूमत के साथ अगर इंगेजमेंट करनी है तो कौन लोग हैं जो हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड होंगे, कौन लोग होंगे जो रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स को लेकर चलेंगे। ये जो आधा तीतर आधा बटेर वाला हिसाब है ना, जिससे पीटीआई का लगता है कि इंतशार ज़्यादा नुमाया है, इसलिए मुझे ये लगता है कि पीटीआई के लिए भी मुश्किल ये है कि वो जिस किस्म का एहतजाज करना चाहती है, जिस किस्म की मुज़ाहमत करना चाहती है, जिस किस्म का दबाव डालना चाहती है, नीचे ग्राउंड के अंदर वो सरफस हालात नहीं है, यानी उनके लोग मोबिलाइज नहीं हो सके। अभी आपने देखा ये जो 24 तारीख का धरना था, इसमें आपको केपीके की ज़्यादा डोमिनेंट नजर आई ना, आपको पंजाब से, बलूचिस्तान से, सिंध से कहीं आपको नजर नहीं आए लोग। पिछले एहतजाज और जुल्सों में भी यही ऐसी है ना, इसका वजह यह है कि आपने अपनी पॉलिटिक्स का सारा रुख जो है वो केपीके तक महदूद कर दिया और जब आपने सारी की सारी कमांड अली अमीन गंडापुर को दे दी है तो बाकी सूबों के लोग किधर हैं? ठीक है ना, तो ये एक सवाल तो होगा ना पीटीआई की स्ट्रेटेजी के ऊपर। इसलिए हुकूमत के लिए अभी पीटीआई इतनी मुश्किल नहीं है, मां सिवाय ये कि वो महाजराई पैदा करती रहेगी, क्योंकि उनके अपने अंदरूनी मसाइल बहुत ज्यादा है। अच्छा सलमान साहब, जिस तरह से भी वो मशाल यूसुफजई जो है बुशरा बीबी की तर्जुमान है, वो ये कहती हैं कि बानी पीटीआई को इन कंप्रोमाइज्ड लीडर्स पर एतमाद नहीं है, इसीलिए बुशरा बीबी को जो है वो आगे लाया जा रहा है, या बुशरा बीबी जो है उन पर एतमाद है और उस वजह से ही उन्होंने पार्टी वो जो एहतजाज था उसको लीड भी किया और अपनी मर्जी से, जिस तरह से संजानी के मुकाम पर रुकने की बात हुई तो बाकी लीडरान भी ये कह रहे थे कि वहाँ रुक जाना चाहिए था, वहाँ से आगे जाने का फैसला बुशरा बीबी का जाती था। आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पार्लिमानी सियासत जो है उन्होंने तो बुशरा बीबी पर अदम एतमाद कर दिया है। हाँ। आपने देखा कि पीके में जो इजलास हुआ उसमें उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जो है वो पार्टी के मुंह से दूर रहे और उनका कोई सियासी फैसलों में कोई असर नहीं होगा, वो अपने मियाँ की हद तक की रिहाई के लिए काम करती रहे, लेकिन ये कि पार्टी पर डोमिनेंट ना करें। तो पार्टी के अंदर तो बुशरा बीबी की क़यादत पे बड़ी रिजर्वेशन है और फिर खुद इमरान खान का मौक़िफ़ मौजूद है मौरूसी सियासत के बारे में। वो अगर वो बुशरा बीबी को प्रमोट करेंगे तो फिर उनकी वो मौरूसी सियासत पीछे चली जाएगी, एक बात। तीसरी बात यह कि अगर बुशरा बीबी आगे आएंगी तो पार्टी के अंदर तकसीम भी होगी, इख्तिलाफात भी नुमाया होंगे। इसलिए मेरी जाती तो जो अगर आप मुझसे एनालिसिस करवाएं तो मैं ये कहूंगा कि इमरान खान साहब को कलामी की माजरत बराह रास्त जाएंगे हम इस वक्त वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम अहमद। पूरी दुनिया में जो जब नौजवानों को आईटी का हुनर दिया जाता है तो वो अपनी मदद आपसे रोजगार, अच्छा रोजगार जो है वो कमाए, वो कामयाब होते हैं और उससे क्या है कि आप इंटरनेशनली भी जो है वो रिकग्नाइज होते हैं और इंटरनेशनली भी आपको एक जो है अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो इस वक्त हुकूमत सिंध की जानिब से 10,000 नौजवानों को कराची में एनईडी यूनिवर्सिटी, जामशोरों में मेहरान यूनिवर्सिटी और सखर आईबीए के जरिए 10,000 नौजवानों को पहले बैच में जो है वो आईटी की ये ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। उन कोर्सेज के बाद वो खुद कफील भी हो सकते हैं और खुद कफील होने के बाद वो आगे भी चलकर जो है अपने लिए रोजगार कर सकते हैं और मुल्क के लिए जो है वो एक आईटी इंडस्ट्री को आगे लेकर जा सकते हैं। हर मुल्क के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप आईटी में इतना अच्छा काम करें कि आपके नौजवान जो है वो आईटी के सॉफ्टवेयर वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें और हमारे पास पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा मौजूद है। इसके साथ साथ हुकूमत सिंध जो है हेल्थ सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, इरिगेशन सेक्टर में, हर सेक्टर में बढ़ चढ़ कर काम कर रही है जिससे कि लोगों को रिलीफ मिल सके। डेवलपमेंट का काम जो है वो तेज़ी से जारी है। इस वक्त कराची में 2 मेगा प्रोजेक्ट्स जो कि बिलियंस ऑफ रुपीस के जारी हैं, एक है लिंक रोड का और एक है मलीर एक्सप्रेसवे और उन पे बहुत तेज़ी से काम जारी है और इंशाल्लाह इसी साल मलीर एक्सप्रेसवे जो है मतलब जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है वो मलीर एक्सप्रेसवे आवाम के लिए खोल दिया जाएगा
ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है जिससे कराची के शहरियों को एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट में जो येलो लाइन BRT और रेड लाइन BRT है, इस पर भी तेजी से काम जारी है और वो भी अरबों रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं वो लोगों को सफरी सहूलियात को बेहतर करने के लिए शुरू किए गए हैं। तो हुकूमत सिंध कराची समेत सिंध के हर ज़िले में फोकस कर रही है कि जी हम लोगों को रिलीफ दें और उसी में हर सेक्टर में, यूनिवर्सिटी सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, आपके हेल्थ सेक्टर में और बाकी तमाम सेक्टर्स में बहुत मेहनत के साथ काम चल रहा है। सर, मुल्क में इस वक्त अगर हम पॉलिटिकल सेक्टर देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन है, झूठ है, फरेब है। खुद अरकान पार्लियामेंट जो है डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। हुकूमत के पास तो इख्तियार मौजूद है, पार्लियामेंट क्या कर रहा है? स्पीकर देखिए जी, आपका सवाल में मैं बता दूं कि PTI जो है उसका टारगेट जो है, ये मैं पहले कहता हुआ आया हूं और मैं शायद वाहिद पॉलिटिकल वर्कर हूं जो सबसे पहले भी कहता हुआ हूं, बार बार कहता आया हूं कि PTI का निशाना या PTI की दुश्मनी जो है वो ना पाकिस्तान के किसी इदारे से, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से। उनका टारगेट, उनकी दुश्मनी पाकिस्तान से है। ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया है ये पाकिस्तान को बदनाम करने की एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। आप देखें कि हर मौके पे इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोवर्शियल करें। और जाहिर है अगर खुदा ना खासा अगर उनमें से कोई भी चीज कमजोर होती है तो मुल्क कमजोर हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम इदारे मजबूत हैं, कोई इनकी साजिश से कमजोर नहीं होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज जो इनकी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं या इनकी कॉम्पिटिटर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके भी हौसले बुलंद हैं। कोई भी इनके डर में या इनके खौफ में नहीं है। लेकिन इन्होंने जो साजिश इस वक्त की हुई है वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को वीक करने के लिए इन्होंने अरबों रुपए वो लॉबियस्ट को दिए हुए। वो लॉबियस्ट मुख्तलिफ ममालिक में बैठकर पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं और स्टेट को टारगेट कर रहे हैं। जो जैक गोल्डस्मिथ इनका रिश्तेदार है और ये गोल्डस्मिथ फैमिली, इन्होंने दुनिया भर में ये कोशिश की है कि पाकिस्तान को बदनाम करें और वहाँ के मुख्तलिफ लॉबियस्ट ने मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स, मुख्तलिफ जरीदे, मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस के जरिए जो है लॉबिंग उन सारे ममालिक में इस तरह की जायज़ होती है, वो पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं। अभी भी जो इस्लामाबाद में लाशों के नाम पर कभी कहा गया कि जी 350 लाशें, फिर बोला कि जी 250 लाशें। मतलब आप ये देखें कि आप लोगों को, आप झूठ का प्रोपेगेंडा इस तरह करते हैं और वो सारा झूठ का प्रोपेगेंडा ये लोग शुरू करते हैं सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को या बड़े बड़े अकाउंट से ये उस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं ताकि वो पूरी इंटरनेशनली उसको हाईलाइट हो। तो इनका पूरा जो ये नेटवर्क है वो डिजिटली ये कोशिश करते हैं कि इंगेज करें और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली PTI की लीडरशिप का सिर्फ एक ही गोल है, वो है कि मुल्क में अनारकी फैले, मुल्क में खुदा न खासा चीज़ों को कंट्रोवर्शियल किया जाए। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट गई, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप ने जो है वो कैदोबंद की जेलें, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए किसी ने बुरा नहीं सोचा। इन लोगों ने जब IMF का टाइम आया तो इन्होंने IMF को खत लिखे, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की कि पाकिस्तान की इमदाद बंद की जाए। पर इससे गिरी हुई हरकत और क्या हो सकती है कि इसका मकसद क्या होता? अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की ये जो लोन बंद होता तो उससे खुदा ना खास्ता एक दिवाली का एक चांस बन सकता था। जो लाखों करोड़ों लोग जो कि सरकारी नौकरियां करें उनकी तनख्वाहों का अजाब बनता, आपकी और मुल्क की मईशत में बोझ बढ़ता। अल्हम्दुलिल्लाह मईशत अब बेहतर हो नजर आ रही है, असरात नजर आ रहे हैं। आपकी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, आपका इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद जो आपके जो इंटरेस्ट रेट हैं वो कम हो रहे हैं, तो लोगों का एतमाद बहाल हो रहा है। जब भी पाकिस्तान में मईशत बेहतर अंदाज में जाएगी तो आप देखेंगे कि PTI कोई ना कोई
साजिश के जरिए सामने आएगी। और अभी आपने देख भी लिया कि पीटीआई के लीडरशिप में, जो इनकी सेकेंड ईयर लीडरशिप में किस हद तक तजाद है। इनका हर लीडर, हर रहनुमा जो है वो अलग बयानियां दे रहा है। इनका हर लीडर, हर रहनुमा जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहा है। इनकी आपस में एक यकसानियत नहीं है। अच्छा शकील साहब, पीटीआई तो 2022 से एक बयानियां लेके चल रही है, पाकिस्तान पे बार बार अटैक कर रही है, कभी आईएमएफ और कभी ये जब कोई किसी मुल्क का सरबराह आता है तो ये कैपिटल पे चढ़ाई करते हैं। तो क्या स्टेट इतनी ही वो वीक हो गई है कि जब जिसका दिल करे चढ़ाई कर दे? क्या पूरी दुनिया में वो प्रोपेगेंडा करे, हम कुछ नहीं करते? देखिए, ये हमेशा इन्होंने प्लान तब करते हैं जब देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल विजिट हो। जब पहले भी धरना दिया तब आपके चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे। उसके बाद भी इन्होंने जब भी कोई इंटरनेशनल डिग्निटरीज आते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि इस्लामाबाद को इस तरह का मंजर पेश करें कि दुनिया में लोग आके बोलेंगे यार अब हम किस मुल्क के कैपिटल में जा रहे हैं जहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ अनारकी नजर आ रही है। तो ये इनका एक सोचा समझा इनका प्रोपेगेंडा। और मैंने इसीलिए कह रहा हूँ कि इनका टारगेट जो है वो कतन तौर पर कोई पार्टी या कोई ग्रुप नहीं है। इनका टारगेट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि किसी भी अगर पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं तो किसी भी गैर मुल्क की जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उनको खुशी नहीं होगी। उनको खुशी तब होगी खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचे। और ये पाकिस्तान को हर मुमकिन नुकसान पहुंचाने के लिए पीटीआई की लीडरशिप दिन और रात जो है वो इसी में मसरूफ है। और उनका मकसद ये है कि अनारकी हो, अफरा तफरी हो। लेकिन इस बार जो है आपने देखा कि जब उसने कॉल दी तो सिवाय खैबर पख्तूनख्वा में वो लोग जो कि उनकी हुकूमत थी और उनकी हुकूमत जिन लोगों को जबरदस्ती लेके आई, उसके अलावा आप सारे कराची के जर्नलिस्ट हैं, आपने कराची से कोई बहुत बड़ा काफिला जाते हुए नहीं देखा। पंजाब में से कोई काफिला नहीं आया, बलूचिस्तान से कोई काफिला नहीं आया। जहां उनकी अपनी हुकूमत थी वो अपनी हुकूमत के जोर पर चीफ मिनिस्टर साहब लोगों को पैसे देकर, और जिसके सब शवाहिद भी हैं, उनकी अपनी एक एमएनए साहिबा ने कहा कि जी हाँ हम सबको जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने पैसे दिए ट्रांसपोर्ट के लिए, लोगों को खाने के लिए पैसे दिए। तो अब आप लोगों को पकड़ धक्कड़ करके पैसे देकर और ट्रांसपोर्ट उनको प्रोवाइड करके उनको खाने के झांसे देकर उनको लेके आते हैं। और फिर क्या हुआ, जब आपने देखा कि हुकूमत ने सख्ती शुरू की तो सबसे पहले इनकी लीडरशिप वहां से भागी। इनके सारे लीडरान जो अपने आप को बहुत बड़े आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसों में या मीडिया में बहुत ज्यादा भड़कियां मारते हुए नजर आएंगे, उनमें से कोई भी शख्स वहां मौजूद नहीं था। और जो 2-4 लोग मौजूद थे ऑप्टिक्स के लिए, वो भी सबसे पहले अवाम को छोड़कर भागे। इमरान खान साहब के बिहाफ पे बुशरा बीबी साहबा आई, सबसे पहले वो भागी। वो जो बहुत बड़ी बातें करते थे गंडापुर साहब, वो भागे। तो ये सब लोग मैदान छोड़ के सबसे पहले भागे। तो ये है इनकी कमिटमेंट, ये है इनकी आवाम के साथ जो बातचीत की। गंडापुर साहब ने पिछले दिनों एक तकरीर करते हुए कहा कि 12 चिनार के आवाज जहाँ सैकड़ों लोग मर रहे हैं, उनका जो बंदूक उठाता है वो गद्दार है, जो हुकूमत के खिलाफ नारा लगाता है या हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है वो गद्दार है। लेकिन वो खुद जब पाकिस्तान के कैपिटल पर हमला करता है तो ये क्या है? अच्छा, अब मैं आपकी वो 12 चिनार वाली बात पे कह दूं, गंडापुर साहब ने किसी असेंबली के फ्लोर पे शायद एक बड़ी तकरीर की और तकरीर में कहा कि हम लड़ेंगे, हम कमजोर नहीं है, हमारे पास हथियार भी हैं, हमारे पास पैसा भी है। यही लफ्ज़ थे उनके कि हमारे पास हथियार भी है, हमारे पास पैसा भी, हम लड़ेंगे। खुदा के बंदो, आप किससे लड़ने की बात कर रहे हो? आप अपने ही मुल्क के गवर्नमेंट से लड़ने की बात कर रहे हो। आप कह रहे हो कि आप अपने ही मुल्क की गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठाओगे। अगर गंडापुर साहब आपको ये हथियार उठाने हैं तो आप उन दहशतगर्दों के खिलाफ उठाएं हथियार। जो आप कहते हैं आप कमजोर नहीं है, आप डरपोक नहीं है, आप बहुत हिम्मत वाले हैं, तो वही हथियार जो आप हुकूमतों के खिलाफ उठाना चाह रहे हो, वही हथियार आप उठा के उन दहशतगर्दों से लड़ो जो आपके जहाँ पे आपकी हुकूमत है वहाँ पे गरीब लोगों को, आम आदमियों को मार रहे हैं, जो पारा चनार में दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये जो बाकी बन्नू में दहशतगर्दी कर रहे हैं, बाकी जगहों में दहशतगर्दी कर रहे हैं। आप में इतनी माशाल्लाह अपनी सलाहियत है, आप अपने आप को इतना बड़ा बहादुर शख्स कहते हैं, तो यही हथियार उठाएं, यही पैसा उठाएं, आप उन लोगों से लड़ें। आप अपनी हुकूमत से लड़ने के लिए हथियार कैसे उठा सकते हो? तो ये मैं समझता हूँ कि ये बयान इटसेल्फ, मैं किसी को लेबल नहीं देता, लेकिन मैं समझता हूँ रियासत से बगावत की का ये मैसेज है। ये कोई अच्छा मैसेज नहीं हो सकता कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर कहे कि मैं हथियार उठाऊंगा दूसरी हुकूमत के खिलाफ, अपने ही मुल्क की किसी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाऊंगा। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा जो है गैर जिम्मेदाराना बयान और इससे बड़ी
एक गिरी हुई सोच और नहीं हो सकती। पार्टी जो है वो चीन गए हुए हैं और जी चेयरमैन पीपल्स पार्टी के अलावा भुट्टो साहब चीन गए हुए दौरे पर, उस पर अच्छा जी, और बात करें सर, दरियागंज के पानी के हवाले से बता दें कि ये दरियागंज के पानी का क्या फिर को मसला उठा है? देखिए 2 साल के बाद ये देखिए जी, पानी के इशू पे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक अपनी क्लियर पॉलिसी दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी साहब ने जो है, चेयरमैन साहब ने वो भी अपनी एक पॉलिसी क्लियर दे दी है, तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो अटल है। अच्छा, पीटीआई की जो फाइनल कॉल थी बतौर एक सियासी कारकुन के आप क्या समझते हैं कि वो फाइनल कॉल उनको उनके सियासी इख्तिताम की जानिब बढ़ी या पीटीआई को इस फाइनल कॉल से फ़ायदा हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने अपॉर्चुनिटी मिस की है जब उसको वफाकी हुकूमत ने ये कहा कि जी आप पेशावर मोड़ पे आके बैठ जाएं, वहाँ धरना दे दें और आप से हम डायलॉग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ना हम डायलॉग करेंगे ना हम आपके कहने वहाँ बैठेंगे। इन्होंने जानबूझकर उस मुकाम पर गए जहाँ पर इन्होंने कंट्रोवर्सी पैदा की और उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो पीटीआई ने खुद दिया। मैं समझता हूँ कि पीटीआई की जो सेकेंड टियर लीडरशिप है वो खुद इमरान खान से मुखलिस नहीं है। पीटीआई की सेकेंड टियर लीडरशिप जो है वो खुद चाहती है कि इमरान खान अंदर रहे जेल में, ताकि उनकी दुकानें बाहर जो हैं वो चलती रहें। अगर वो बाहर अगर आ गए इमरान खान तो फिर ये जो सेकेंड टियर लीडरशिप है उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। सिंध की पीपल्स जो पीटीआई है, तहरीक इंसाफ, बड़े दावा करती है, आजकल वो कहाँ है, इस पर क्या तबसरा करेंगे? देखिए जी, सिंध में आप देख रहे हैं कोई पकड़ धकड़ नहीं है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, किसी को के खिलाफ कोई जो है वो नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पीटीआई यहाँ पे है ही नहीं। आपने खुद देख लिया कि पीटीआई की अगर यहाँ पे होती तो इतनी बड़ी फाइनल कॉल थी और वो फाइनल कॉल इमरान खान को छुड़ाने की थी, तो उस इमरान खान को छुड़वाने की फाइनल कॉल में कहाँ गए पीटीआई के वर्कर्स? वो क्यों नहीं यहाँ से निकले? थैंक यू। सूबाई वजीर वेलकम बैक। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज है। जनाब सदफ सिद्दीकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC का कोचिंग कोर्स मुकम्मल करने वाली आर्मी की पहली खातून एथलीट बन गई हैं। ग्रेजुएशन तकरीब हंगरी में हुई है, हंगरी यूनिवर्सिटी में हुई। इस कोचिंग कोर्स में 17 ममालिक के खिलाड़ी और ऑफिशियल्स ने शिरकत की थी। सदफ सिद्दीकी कौमी इवेंट्स में पाक फौज की नुमाइंदगी भी करती रही हैं और ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स समेत दीगर बैनुल-अक़वामी खेलों के मुकाबलों में भी सदफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए दौड़ में आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए मेडल्स भी जीत चुकी हैं। मजीद बात करने के लिए सदफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सदफ, कैसी हैं आप? ठीक है सदफ, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी बिल्कुल। कैसी हैं आप सदफ? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो ज़रा एक्सपीरियंस के हवाले से बताइए, कैसा रहा ये जो आलमी कोचिंग कोर्स करने का आपका तजुर्बा था? क्या कुछ नया सीखा आपने? बहुत अच्छा रहा। मैं प्राउड फील करती हूँ कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान आर्मी ने मुझे और स्पेशली NOC ने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिसकी वजह से मुझे पहली खातून हूँ जिसे स्कॉलरशिप मिला और यूरोप जाके आप उनके साथ स्टडी करना और उनसे चीज़ें सीखना बहुत डिफरेंट था। लेकिन ये कि मैं समझती हूँ कि एक मैंने स्टेप ले लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट यूथ के लिए, नेक्स्ट वुमेन्स के लिए रास्ते खुल गए हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कौन कौन से मेडल्स आपने अपने नाम किए हैं अब तक और अभी किस दौड़ में शामिल हैं? कौन सा नया मेडल हासिल करने की दौड़ में शामिल हैं? नहीं, मैं अभी पाकिस्तान टीम के साथ एज अ कोच काम कर रही हूँ। कोच और मैनेजर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं अभी कोच और मैनेजर काम कर रही हूँ। बट मेरा अभी तक स्टिल 100-200 नेशनल रिकॉर्ड अभी तक मेरे ही हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे साथ आर्मी की एक एथलीट है, तामीन खान नाम है, इंशाल्लाह अभी उसने नेशनल चैम्पियनशिप पे बड़ा अच्छा टाइम किया। उम्मीद करती हूँ कि मेरा रिकॉर्ड वो ब्रेक करेगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक तामीन। और बाकी ये कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना शुरू से बहुत अच्छा लगता था। जब हम ये पाकिस्तान के लिए कुछ करते हैं, पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैंने एथलेटिक्स के अंदर 100 मीटर के अंदर साउथ के एशियन गेम्स में मेडल लिया, इस्लामी गेम्स में मेडल्स लिए हैं, बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। अच्छा लगता है और स्पेशली अभी तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं जब छोटी थी हमारे साथ विमेन कोचेज थी बट इतनी नहीं थी कि आपको पता है कि सब खातून जैसे मतलब सिमिलर बैकग्राउंड होता है सबका। तो ये कि अपॉर्चुनिटीज भी सेम है, सब कुछ है, लेकिन किसी को स्टेप लेना और प्लीज गर्ल्स को कहना चाहूंगी कि प्लीज डू इट फास्ट। आप लोग भी अच्छा सदफ, मुझे ये बताएं कि अभी आप बतौर एथलीट अपने सफ़र के बारे में बता रही थी, कब स्टार्ट किया, ओवरऑल जर्नी कैसा रहा, और कोचिंग के हवाले से बताएं कि कोचिंग में आपका जो करियर है कब और कैसे शुरू हुआ?
मैं 2003 में मैंने स्टार्ट की थी स्पोर्ट्स स्कूल लेवल से। उसके बाद नेशनल कैंप में अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गई और मेरे मदर फादर का बहुत रोल है, वो मुझे बहुत डेली मैं ट्रेनिंग करने जाती थी और मेरे साथ एक बंदा डेली, कभी सिस्टर जाती थी कभी कोई जाता था, बस ट्रेनिंग करके अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं नेशनल कैंप तक आ गई। और 2004 में मैंने 9 सैफ गेम में पहले जो है वो पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रन किया। बहुत नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने रास्ते बेहतर करते गए और मैंने बस शुरू किया। उसके बाद 2006 में मैंने सैफ गेम कोलंबो में मैंने मेडल लिया, उसके बाद मैं ईरान में मेडल लिया, उसके बाद इस्लामी गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया हर जगह। फिर अल्हम्दुलिल्लाह करते गई और 7-8 इयर्स मेरा कंपटीशन अनबीटेड रही हूँ। 100-200 में, लॉन्ग जंप में भी मेडल था, 6 मेडल्स गोल्ड होते थे मेरे नेशनल में। उसके बाद बस अच्छा, अभी कितने मेडल हो चुके हैं सदफ? अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 से भी ज्यादा माशाल्लाह, और नेशनल लेवल के तो मेरे पास अभी तक एक फ्रेम है पूरा और वो तो बहुत ज्यादा है, गिने नहीं जा सकते। माशाल्लाह माशाल्लाह। 100, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 102 से ज्यादा है। जबरदस्त। चले, अब आपने तो मेडल्स की दौड़ से खुद को बाहर निकाल लिया। अब तामीन को आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी कि इंशाल्लाह वो मेडल जीत कर लाएंगी और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी क़यादत में हमारी जो टीम है, हमारे खिलाड़ी हैं, वो मज़ीद मेडल्स भी लेकर आएंगे। लेकिन आपको क्या फ़र्क महसूस होता है, क्योंकि हम देखते हैं इतना टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है, किसी ना किसी मैदान में पाकिस्तानी मेडल्स जीत रहे होते हैं और विदाउट कोचिंग, विदाउट ए प्रॉपर जो उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए, उसके बगैर वो कर रहे होते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि मिलने के बाद उनकी सूरत हाल डिफरेंट हो जाए। क्या फ़र्क आपको लगता है कोच की मौजूदगी से, क्या फ़र्क पड़ता है खिलाड़ी की कारकर्दगी पर? कोच, पहली बात तो ये कि हमारे पास बहुत अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। आपको पता है शजर अब्बास भी बहुत अच्छा प्लेयर है, अभी हमारी ओलंपिक्स में गई थी। फाइका रियाज बहुत अच्छी है, बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं। बट हम लोगों के, जब मैंने स्पोर्ट्स शुरू की थी तो कंटिन्यू 2004 से 2010 तक ऑनवर्ड में नेशनल कैंप्स में थी और उसी तरह बस ट्रेनिंग थी, डाइट अच्छी थी, ट्रेनिंग डेली थी, फोकस था, कोचेस थे, चेंज होता था। लेकिन अभी जो है, अभी कैंप्स नहीं लगते, बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन नेशनल कैंप कंटिन्यूज लगे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। बाकी यही बात मैं भी करना चाह रही थी कि हम एक्सप्रेसो में ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर इस तरह से एथलीट्स को बुला रहे होते हैं जो किसी ना किसी मैदान में मेडल ज़रूर जीत रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो फिर आपके ख्याल में क्यों ऐसा है कि हुकूमत और फेडरेशन अपने खिलाड़ियों को, जो दीगर ममालिक हैं, उनकी तरह प्रॉपर सहूलियात नहीं देती? मैं ये समझती हूँ कि मतलब फेडरेशंस को भी सबको सोचना चाहिए कि बच्चों, किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा, सिर्फ बच्चों का नुकसान हो रहा है। प्लीज मैं इल्तिजा करूंगी कि बस कैंप्स ऑन हो और उसमें क्रीम आती रही। पाकिस्तान की क्रीम है, जो नेशनल प्लेयर्स हैं, अभी जैसे नेशनल चैंपियनशिप हुई है, 2-2 प्लेयर्स ले लें हर इवेंट के, हर गेम के कंटिन्यू कैंप्स होंगे और खुद ही परफॉर्मेंस आएगी। जैसे अभी सैफ गेम आने वाली है नेक्स्ट, और अभी से कंटिन्यू करेंगे कैंप को तो इंशाल्लाह बड़े अच्छे मेडल्स हम ले सकते हैं। अच्छा, सैफ के अलावा आपके कौन कौन से अहदाफ हैं जो आप बतौर कोच हासिल करना चाहती हैं, और खासकर किस गेम की तरफ आपकी तवज्जो होती है? मैं एथलेटिक्स में ही काम कर रही हूँ। एथलेटिक्स के साथ ओवरऑल 100-200 स्प्रिंटर्स को भी लुक आफ्टर करती हूँ। मैं नेशनल टीम के साथ एज अ टीम कोच मैनेजर भी काम करती हूँ। लाइक ये कि मैं सब लोगों को लुक आफ्टर भी कर लेती हूँ। बट ये कि अपनी आर्मी टीम के साथ मैं हेड कोच हूँ और मतलब जो बच्चा जहाँ पे ट्रेनिंग गलत हो रही है उसको गाइड करती हूँ, प्रोग्राम्स देखती हूँ, प्रॉपर कोशिश करती हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें लगता था कि मेरे स्किल्स कम हैं, इसीलिए मैंने इस कोर्स के अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स करके मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ नया करूंगी, अपना नाम बरकरार रखूंगी और मेरे प्लेयर्स कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान में चाहती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए कोर्स करके आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए कुछ नया करूँ और यूथ के लिए। आप नया तो यही कर रही हैं सदफ, नया तो यही कर रही हैं। मेरा बहुत ज्यादा वुमेन्स की साइड पे मेरा बहुत रुझान है। अल्लाह करे पाकिस्तान की गर्ल्स आगे आए, बहुत मुश्किल है यहाँ इंशाल्लाह। और आपका पैगाम जो है वो पहुँच गया उन तमाम खवातीन तक जो टैलेंट भी रखती हैं, बस हौसले की थोड़ी सी कमी है, वो आपने उन्हें दे दिया। बहुत शुक्रिया सदफ सिद्दीकी। गिव अप नहीं करना, बहुत सारे गिव अप बिल्कुल नहीं करना जी। टैलेंट है तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। हम एक्सप्रेसो में जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहना चाहेगा।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपसे कमिट किया था कि क्रिकेट पर डिटेल में ज़रा बात ज़रूर करेंगे, जीत का जश्न है, भरपूर मनाएंगे। तो जनाब एक बार फिर से ज़रा जिक्र कर लेते हैं शाहीनों की। वनडे के बाद T20 सीरीज़ भी जो है उन्होंने जीत ली है, जिम्बाब्वे को जिक्र लिया है और पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे T20 मैच में 10 विकेटों से शिकस्त देकर ये जो 3 मैचों की सीरीज़ थी उसमें 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली है। और जनाब क्या परफॉर्म किया है हमारे, जिनको हम लिटिल स्टार्स कह रहे थे, उन्होंने क्या शानदार परफॉर्मेंस दी इस मैच। बिल्कुल, और आपने देखा पहले हमारे तज्जियाकार ये कह रहे थे इन्हें अपकमिंग स्टार्स कहीं, इतने लिटिल भी नहीं है और इनकी कारकर्दगी से पता चल रहा है। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार सलीम खालिक साहब मौजूद हैं। सलीम साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप भी खुश होंगे यकीनन। बहुत खुश हैं सलीम खालिक साहब। परफॉर्मेंस तो देखें जरा, क्या यंग टीम हमारी जिम्बाब्वे पर भारी पड़ गई है। अब नौजवान प्लेयर्स की शानदार परफॉर्मेंस। आप तो कह ही रहे थे कि हौसला रखें, ऐसे परेशान ना हो, तो हम परेशान यूं ही हो रहे थे, लेकिन देखें क्या परफॉर्म किया। अच्छा, अब 58 रन का हदफ मिला है, तो क्या वाकई हमें खुश होना चाहिए या ये जिम्बाब्वे पर सवालिया निशान है? देखें, खुश तो हमें होना चाहिए क्योंकि देखें बाबर नहीं थे, शाहीन नहीं थे, नसीम नहीं थे, रिजवान भी नहीं थे, मतलब एक तरह से हमारी ए टीम थी ये, और होना भी यही चाहिए। मैं हमेशा से ये कहता हूँ जो इस तरह के टूर हैं, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, जो भी है, या कभी ऐसी छोटी टीमों से मैच हो तो हमें अपने जो बेंच स्ट्रेंथ है उसी को आजमाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग मुकम्मल टीम के साथ खेलते थे, सारे स्टार्स भी होते थे, फिर भी कभी कभार हार जाते थे। तो अब देखें, मौका दिया सेलेक्टर्स ने इन नए लड़कों को, तो इन्होंने परफॉर्म किया। हम लोग यही कहते रहते थे स्पिनर्स में, स्पिन बॉलिंग में हमारे पास टैलेंट नहीं है, और हम लोग पुराने जो स्पिनर्स हैं उनको लेकर आए, फिटनेस पर आंखें बंद करके उन्होंने हमें सीरीज भी जितवाई टेस्ट। तो अब यंग स्पिनर जो है उन्होंने यहाँ परफॉर्म किया, अबरार ने भी, सुफियान ने भी। ऐसा नहीं कह रहा कि हमें ओवरनाइट ही बहुत बड़े स्पिनर बन गए, लेकिन एटलीस्ट हमें एक पोटेंशियल नजर आया। ये लड़के जो हैं इनको हम, जो हमारे सीनियर हैं साजिद, नौमान, इनके साथ अगर रखें तो कभी ना कभी तो सीख के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के, और अभी भी खेल रहे हैं, और खेल के और अच्छा परफॉर्म करके ये लोग उनकी जगह ले सकेंगे। एक इत्मीनान तो ये हुआ कि जी ऐसा नहीं है कि स्पिन में हमारे पास बिल्कुल टैलेंट खत्म हो चुका है हमारे पास नए लड़के भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, एक आपने देखा कि बेखौफ होकर भी खेले, और ये एक पॉजिटिव चीज है क्योंकि हमारे सीनियर प्लेयर अक्सर डर डर के खेलते थे, लेकिन यहाँ हमें नजर आ रहा है कि ये नए लड़के जो है वो इतना खौफजदा नहीं, क्योंकि इनको पता है कि यही सीरीज है इनके पास, अगले रिव्यू में तो वैसे बाहर हो जाना है। बाहर नहीं भी हुए तो एटलीस्ट प्लेइंग 11 मुश्किल जगह बने जब 4-5। बिल्कुल, उसकी तरतीब चाहिए होगी ना कि कितने फास्ट बॉलर्स ले जाने हैं, कितने स्पिनर्स ले जाने हैं, उसकी मुताबिकत से तो हो सकता है उन्हें अगले सीरीज में चांस ना मिले। लेकिन सलीम साहब, कुछ खिलाड़ियों का करियर बनाने के लिए उनको आसान सीरीज दी जाती है और कुछ का बर्बाद करने के लिए उनको मुश्किल सीरीज दे दी जाती है। तो इस सूरत हाल में आप कुछ ऐसा खिलाड़ी देख रहे हैं जो दोनों मुश्किल और आसान जो है टीमों के खिलाफ खेल सकें? देखिए, अभी जो आपने ये कहा, जो क्रिकेटर है वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है, वो पिक एंड चूज नहीं कर सकता कि मैं जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलूंगा और मैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेलूंगा। तो उसको जहां मौका मिले उसको परफॉर्म करना चाहिए, और कंपटीशन इतना है आजकल तो कि आपको मौका मिला है, आपको फौरन परफॉर्म करना है और टीम में जगह बनानी है। राइट। आप ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ कंडीशन बहुत बुरी थी तो मैं अच्छा नहीं खेल सका, अब आगे जो जिम्बाब्वे का दौरा आ रहा है वहां मुझे खिलाओ। तो ये यंगस्टर जितने खेले अगर हम देखें सीरीज में तो कहीं ना कहीं वो नजर आ रहा है कि उन्होंने परफॉर्म किया है अच्छा। लेकिन अब कंडीशन जो है साउथ अफ्रीका में वो टोटली डिफरेंट है। वहां पे सीम बॉलिंग होगी, वहां पर स्पिनर, यहाँ पर जिम्बाब्वे ने स्पिन पिचेस बनाई और वो अपने ही बिछाए जाल में खुद ही फंस गए, बड़ी बुरी तरह फंस गए। अच्छा सलीम खालिक साहब, सलमान अली आगा की क़यादत की अगर बात करें तो उसमें टीम ये मुसलसल दूसरा मैच जीती है। सलमान की जो हिकमत अमली है, एक तो उस पर क्या कमेंट करेंगे, और दूसरा ये कि जो हारिस रऊफ हैं जिम्बाब्वे में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की थी, वो कोई और हारिस रऊफ थे। क्या कॉमेंट करेंगे दोनों पे? अरे हारिस पे कल अगर आप मैच देखें तो 37 पे कोई आउट नहीं था और 20 रन पे 10 विकेटें गिरी उनकी, लेकिन जो शुरू में ब्रेक थ्रू हमें दिलाए थे वो अब्बास और हारिस ने दिलाए थे। तो बॉलिंग अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खराब बॉलिंग थी। और जो कंडीशन है जैसे कहा वो स्पिन बॉलिंग को ज्यादा सूट कर रही थी, ऑस्ट्रेलिया में पेस बॉलिंग को सूट कर रही थी, यहाँ स्पिनर्स को करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेशर डाला उन लोगों ने, तभी जाके बाद में आके सुफियान ने फायदा उठाया और 5 विकेट ली। अब आते हैं कैप्टनसी की तरफ सलमान की। तो सलमान की कैप्टनसी ठीक रही, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक चीज नजर आ रही है कि टीम में वो मिसफिट लग रहे हैं। मतलब उनकी बॉलिंग नो डाउट उन्होंने बेहतर की, लेकिन एक जब आप प्लेइंग 11 एक ऐसे देख रहे हैं तो आपको
एक डिस्ट्रिक्ट से महसूस हो रहा है सलमान वहां पर। और जाहिर है कि जब सीनियर वापस आएंगे तो उनको अपनी जगह बनाने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। कैप्टन एक ऐसा प्लेयर रखना चाहिए था जो ऑटोमेटिक चॉइस हो टीम में, कि जिसका नाम आया आप बोले कि हाँ यार ये तो सीनियर हो जूनियर हो, इसकी जगह तो बनती है। तो लेकिन अब पीसीबी ने कुछ देखा होगा उनमें, तो इसलिए वो कैप्टन से सोती है। लेकिन थोड़ा सा ये अभी तो चूंकि एक हल्की सीरीज की जिम्बाब्वे के खिलाफ हम लोग जीत गए, और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखते हैं उनकी जगह टीम में कैसे बनती है और बनती है तो क्या उस तरह का परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अब तक जो उन्होंने जहां उनको मौका मिला तो वो रिजवान और बाबर पार्ट 2 नजर आ रहे थे, मतलब टाइम ले रहे थे बहुत ज्यादा। लेकिन चले अब देखते हैं कि क्या सूरत बनती है। तीसरा मैच जो है वो अब जुमेरात को खेला जाना है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने अपने तजिए से हमें आगाह किया। और देखते हैं कि क्या सेम प्लेइंग 11 ही रहेंगे या कोई तब्दीली आएगी और वो जो खिलाड़ी साथ लेकर गए हैं उनको भी आजमाया जाएगा या नहीं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब बात करते हैं सफर है शर्त के नए सिलसिले की। जनाब, जब भी कोई सयाह गिलगित बल्तिस्तान जाता है तो सबसे ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान में सफाई से मुतासर होता है, क्योंकि शॉपिंग बैग या प्लास्टिक की मसनूआत गिलगित बल्तिस्तान में बनाने की ममानत है। लेकिन इसके अलावा भी कई वजूहात हैं जहाँ गिलगित बल्तिस्तान में शॉपिंग बैग्स आपको नहीं मिलते, वहाँ सफाई भी दिखाई देती है। और मुकाबलतन क्यों ज़्यादा सफाई नज़र आती है? एक्सप्रेसो टीम प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स के खिलाफ आगाही मुहिम चलाने के लिए बाइसिकल पर सफ़र करते हुए गिलगित पहुँच चुकी है। वक़ार अहमद मलिक, इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात गिलगित, खादिम साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं और इस गुफ्तगू में यकीनन हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। आइए देखते हैं। जैसा कि पूरे रास्ते में यही कहता रहा हूँ कि हमारे यहाँ प्लास्टिक के हवाले से, प्लास्टिक बैग्स के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की हुकूमती इक़दामात ही कहना चाहिए, मतलब हुकूमती बयानात जो हैं वो तो सामने आते रहते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ होते हैं। हम बचपन से ये सुनते हैं, हर हुकूमत ये कहती है, लेकिन कभी हमने ज़रा सा भी फ़र्क नहीं देखा कि वो प्लास्टिक बैग्स की प्रोडक्शन में कोई फ़र्क पड़ा हो या जिस फयाजी से दुकानदार देता है उसकी फयाजी में कोई कमी आई हो, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। तो उसकी क्या वजूहात हैं? हमने इतना मुश्किल सफ़र जो है वो बाईसाइकिल पे किया, सिर्फ एक ऐसी बस्ती का रुख करने के लिए जो मुझे मुतासिर करती है अपने इक़दामात की वजह से, और उनके पास सोल्यूशंस भी बहुत अच्छे हैं, उनके पास आइडियाज़ भी बहुत अच्छे हैं। तो इतना लंबा सफ़र करने के बाद आज यूँ समझिए कि हम मंजिल में हैं। और मेरे साथ जो है खादिम साहब बैठे हैं जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, और प्लास्टिक के वाले से इन्होंने क्या इक़दाम किए और हमें भी इनको देख के इनसे रहनुमाई लेके हमें क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया खादिम साहब, आपने हमें। शुक्रिया सर आपका। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि हम ओवरऑल पहले ये बात करते हैं कि जीबी में प्लास्टिक है कितना यहाँ पे मैन्युफैक्चर भी होता है या सारा डाउन से आता है, वो कितना प्लास्टिक है और आपने क्या किया अभी तक इसके हवाले से? बहुत शुक्रिया आपका। प्लास्टिक हम सबका इशू है, इस मुल्क का इशू है, गिलगित बल्तिस्तान का इशू है। गिलगित बल्तिस्तान में प्लास्टिक जो सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशन है। गिलगित बल्तिस्तान में प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कोई इंडस्ट्री नहीं है। अच्छा, पूरी जीबी नहीं है। और हमारे जो अभी कैबिनेट में सबमिटेड हैं रूल्स के मुताबिक, हमारे एक्ट के मुताबिक यहाँ कोई इंडस्ट्री प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिश भी नहीं हो सकती है। हमने उसमें बैन कर दिया। दूसरा ये कि गिलगित, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान का हेडक्वार्टर गिलगित है, गिलगित शहर है, तो गिलगित शहर में जो प्लास्टिक 1 मंथ में यूज़ होता है, जो डेटा हमने यहाँ डिफरेंट जो होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो यहाँ प्लास्टिक लाते हैं और सेल करते हैं, 8 से 9 टन पर मंथ यहाँ इसकी कंजम्पशन है तकरीबन 100 टन होगी। जी। और गिलगित बल्तिस्तान में ये जो प्लास्टिक है जो 8 टन यहाँ से तकरीबन गिजर, हुंजा, नगर यहीं से जाता है गिलगित से। और गिलगित बल्तिस्तान और रेस्ट ऑफ जो पाकिस्तान है, पंजाब है, लाहौर, कराची जो भी है, उसमें एक ख़ास डिफरेंस ये है, वहाँ जो भी प्लास्टिक यूज़ होता है वो आपकी वेस्ट स्ट्रीम में चला जाता है, वेस्ट डंपिंग साइट्स में जाता है। लेकिन हमारे यहाँ वो यूज़ भी होता है और वो सर्दियों में, गर्मियों में जो लोग प्लास्टिक घरों में आता है वो हमारी जो ख़वातीन हैं उठा कर रखती हैं और डंप करती हैं। सर्दियों में वो जब बुखारियाँ, हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल हीटिंग स्टोव होता है, उसमें जल्दी आग को इग्नाइट करने के लिए, जलाने के लिए प्लास्टिक को बर्न किया जाता है।
तो वो जो प्लास्टिक यहाँ आता है वो उसका एक अलग इम्पैक्ट है। फिर वो जो जलने के बाद उसके इम्पैक्ट्स हैं वो मल्टीपल हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए और जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के लिए। फिर जो हमारा यहाँ एक जो ज़्यादा सेंसिटिव और जो एक स्पेशलिटी है, क्योंकि हम एक ऐसे रीजन में हैं जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं बहुत करीब हैं, आबादियों के साथ साथ हैं, हाईवेज़ के ऊपर हैं, तो ये जो प्लास्टिक या इस तरह की जो भी चीज़ें बर्न होती हैं उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट इन ग्लेशियर्स के ऊपर। लेकिन हमने ये सुनते हैं कि जो पूरे पाकिस्तान में जो गिलगित बल्तिस्तान का माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का जो इदारा है वो सबसे ज़्यादा मुअस्सर सुनते हैं, तो वो फिर उसकी वो तासीर कहाँ है? मतलब आप लोग फिर क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ जो थोड़ा सा डिफरेंस ये है रेस्ट ऑफ कंट्री में जो EPAs हैं, हमारा ज़्यादातर कम्युनिटी ओरिएंटेड है। हम जो लोकल कल्चरल सेटिंग्स हैं उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज़, प्लान्स, रूल्स और रेगुलेशंस को डिवाइस करते हैं। और प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि वो हम एक प्रोजेक्ट प्लास्टिक वाला हम ले आते हैं और उसको ऑल ऑफ सडन हम इम्प्लीमेंट करते हैं। उससे पहले कुछ हम होमवर्क करते हैं कि किस एरिया की कितनी नीड है, वहाँ पे इससे पहले क्या प्रैक्टिसेस थी और उन प्रैक्टिसेस के साथ साथ वहाँ पे कौन से वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनको यूज़ करके उनको उनकी सपोर्ट से हम इस इशू को ठीक कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड जो इदारे हैं उनके साथ काम करते हैं, गवर्नमेंट के जो रिलेवेंट इदारे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम होता है और रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो पहले हम फ्रेम करते हैं और इन्हीं लोकल कल्चरल सेटिंग्स के मुताबिक करते हैं। जैसे हमारा प्लास्टिक का जो एक रूल है, इसके अलावा कुछ रूल्स हमारे अप्रूव्ड हो गए हैं। कोई भी सेंसिटिव एरिया में आप डेवलपमेंट करें तो एक सर्टेन क्राइटेरिया उसके मुताबिक आप करेंगे। डिज़ाइंस हैं, उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसमें ग्रे वाटर या जो सीवरेज का जो पानी है उसको कैसे ट्रीट करना है। तो इस तरह हम इसको काम करते हैं। जैसे हम यहाँ पे काड़ो के साथ हुंजा में एक इदारा है, उसको न सिर्फ हमने पहले काम किया बल्कि उसको एक प्रोजेक्ट यहाँ प्लास्टिक के ऊपर है जो तकरीबन 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो हुंजा की नीड को पूरी करता है। तो इस तरह के इदारों के साथ हम कोऑर्डिनेशन प्लास्टिक के बैग्स को ख़त्म करने के लिए अभी तक आप? अच्छा, प्लास्टिक को बैग्स को ख़त्म करने के लिए जो प्रोजेक्ट है उसमें जो मेन कंपोनेंट है उसमें हमारा यहाँ एक इदारा है GBRSP, गिलगित बल्तिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑन एक कंपनी है। चूँकि वो जो लोन वाला मैकेनिज़्म है और उसको लोन की कलेक्शन और उसको लोगों तक जो इदारे हैं या जो वेंडर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर उसको लोन को हमने रीसर्कुलेट भी करना है। तो वो एक इनिशियल प्रोसेस ये था कि GBRSP के साथ एक एग्रीमेंट हुआ और गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान का, GBEPA का, और उस एग्रीमेंट के अंडर हमने गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने वो जो लोन्स हैं GBRSP को हमने ट्रांसफ़र किए। GBRSP फिर वो लोन्स का जो डिसबर्समेंट का प्रोसेस था उसमें फिर 2-3 इदारों के उसमें फाइनेंस सर्विस प्लानिंग किस चीज़ की दे रहे थे? उस लोन्स का मकसद ये था कि हम प्लास्टिक को कम करने के लिए उसमें जो डिफरेंट इदारे हैं, एक तो हमने जो इंडस्ट्री थी उसको डेवलप करना था GB में, दूसरा जो होल सेलर्स हैं उनको अगर हम प्लास्टिक से शिफ्ट करते हैं तो उनको हम लोन दें, तीसरा एक कम्युनिटीज़ के अंदर जो ख़वातीन की तंजीमें हैं या जो ख़वातीन हैं उनको एक कंपोनेंट था लोन का, ताकि वो ख़वातीन की तंजीमें या ख़वातीन के जो इदारे हैं वहाँ पे कपड़े के थैले स्टिच हों और एक सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हो। जैसे ये जो 8 टन मैंने गिलगित में इसकी कंजम्पशन है उसके लिए कम से कम हमारे 6 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते हैं उस प्लास्टिक को लाने के लिए। और चूँकि वो प्लास्टिक गिलगित से बाहर से आता है, वो स्मगल होता है और वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर सर्कुलेट करता है, तो बचाए वो 6 करोड़ रुपए हम ज़ाया करें, उस 6 करोड़ की जगह हम लोन्स दें और वो यहाँ पे सर्कुलेट हों और वो कपड़े के थैले यहाँ पे और बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं कुछ, वो कपड़े के अलावा नॉन वोन बैग्स हम कहते हैं। तो वो 2 इंडस्ट्रीज इस वक्त गिलगित में एक सिंगल तहसील गिजर की है, वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई है, एक गिलगित की आयु रोड के ऊपर है और उनकी मंथली जो कैपेसिटी है वो 30 टन की है। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में गर्मियों में पावर का इशू नहीं है, बिजली सस्ती है, लेबर सस्ता है, यहाँ पे टैक्सेस नहीं है, तो वो हमारा कॉन्सेप्ट ओवरऑल ये था कि गिलगित बल्तिस्तान की नीड भी पूरी हो और हम यहाँ से डाउन कंट्री भी जो वहाँ से प्लास्टिक आता है उसकी जगह हम बायोडिग्रेडेबल बैग्स यहाँ से भिजवा दें। टोन्स पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ज़ीरो इंटरेस्ट है और ज़ीरो एप्लीकेशन फ़ी प्रोसेस है और उसी लोन से जो रिकवरी होती है उसी से हम इसको सर्कुलेट करते हैं और दूसरे जो लोग उसको देख के और भी लोग आ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से भी, WWF है, UNDP के सारे कुछ इसकी इंटरवेंशन है। इसी तरह रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की तरफ से प्लास्टिक फ्री जो एक एशिया के हवाले से एक प्रोजेक्ट था उसमें बहुत सारे लोगों ने, एक RSP है, आशूर पानी फंड
फाउंडेशन है, अब बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आ रहे हैं और कुछ इंडिविजुअल जो यहाँ पे लोग हैं जो चैरिटी या इस तरह के काम करते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, वो भी इसके अंदर पंप कर रहे हैं, पिच कर रहे हैं कि हम भी कुछ काम करें, हम क्लॉथ बैग को प्रमोट करें, हम बायोडिग्रेडेबल बैग को प्रमोट करें। गिलगित में इस वक्त जो पिछले साल 10-15 जो होल सेलर्स थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। 2 होल सेलर्स हैं जो ऑन एंड ऑफ छुपा के लाते हैं, और हमने यहाँ पे जो गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसीज़ हैं उनको भी हमने ऑनबोर्ड लिया था कि अगर आप ट्रेवल आप लेके आएंगे तो आप पे ऊपर भी फाइन होगा। चेक पोस्ट के ऊपर भी हमने लोगों को, पुलिस थी, इस स्टीयरिंग कमेटी में IGP साहब थे, उसमें होम डिपार्टमेंट के लोग थे, और इसी की कंटिन्यूएशन में हमने यहाँ पे न सिर्फ प्लास्टिक पेट बॉटल्स के ऊपर भी हमने बैन लगाया था, और उसके ऊपर भी एक अच्छी इंटरवेंशन ये है कि अभी जितनी पेट बॉटल्स हैं ये कलेक्ट होती हैं, यहाँ से पैक होती हैं, वापस चली जाती हैं, और बहुत अच्छा एक मैकेनिज्म उसका इन प्लेस है अभी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, जहाँ तक मैं समझा हूँ हिना और अली कि 2 चीज़ें हैं, मतलब एक तो ये है कि जब आप प्लास्टिक को बैन करना इतना आसान नहीं है, एक तो रूटीन का, रोज़मर्रा का, हमारी ज़िंदगियों में इस कदर घुसा हुआ है ये मामला कि इतना आसान नहीं है, और गिलगित बल्तिस्तान में जो इक़दाम हो रहे हैं उससे आइडिया होता है कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। हमारी तरफ तो सिर्फ एक बयान दे दिया जाता है, उस बयान से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 सतहों पे बात हो रही है। एक तो आगाही मुहिम, लोगों में अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन, हसासियत इस हवाले से पैदा करना, ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है, और दूसरी तरफ प्लास्टिक से मुतल्लिका जो लोग उस कारोबार से मुतल्लिक हैं उनको सॉफ्ट लोन्स दे के और किसी तरीके से उनको उस बिजनेस से साइड पे करना, ये 2 चीज़ें। और तीसरी चीज़ जो हमने सीखी वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में सख्ती से ममानियत है कि यहाँ पे प्लास्टिक जो है वो प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं है, और इसी वजह से हमारी जो अगला सिलसिला है ये जारी रहेगा। हम काडो भी जाएंगे हुंजा में, वहाँ से भी सीखेंगे, और शायद हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं बाकी मुल्क के वो इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखें और इम्प्लीमेंट करें ताकि इस प्लास्टिक से हमारी जान छूटे, क्योंकि हमारी तो जले जान छूटे, दूसरी जो है कि ये जो आबी हयात है और ये जो परिंदे हैं, ये जो इवन माइक्रोब्स, उस सतह से लेके, छोटी सतह से लेके बड़ी सतह तक जिस तरह मौत बांटता है ये जो प्लास्टिक, इससे हमारी जान छूटे। बहुत शुक्रिया वकार अहमद मलिक साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है, और सिर्फ कहने से या पाबंदी लगाने से पाबंदी लगनी जाएगी, बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी इसके लिए हमें। बहुत शुक्रिया आपका। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप लोग कहीं मत जाएगा। एक्सप्रेसो में एक बार फिर से खुशामदीद जनाब। एक बार फिर से बात कर लेते हैं अपनी पाकिस्तान ब्लाइंड T20 टीम की, जिसने T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया है। मुल्तान में खेले गए चौथे ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 139 रन बनाए थे, और पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने 140 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 10.2 ओवर्स में ही पूरा कर लिया, और 140 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम की जानिब से मोहम्मद सफदर और निसार अली ने इनिंग्स का आगाज किया और बगैर कोई विकेट गंवाए 10.2 ओवर्स में मतलूबा हदफ हासिल करके कौमी टीम को चैंपियन बनवा दिया। पहले सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान ने नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी, और ये भी वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने पहली बार ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया है, और कौमी टीम पूरे वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त रही है। कितनी जबरदस्त बात है। बिल्कुल, और मजीद इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कप्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम निसार अली और नेमतुल्लाह, जो कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट है। मुख्य में ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले निसार आप बताइएगा, कितनी खुशाइन बात है ये कि आप एक भी मैच इस पूरे टूर्नामेंट में नहीं हारे हैं। आपकी क़यादत में टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? किन मुश्किलात का सामना रहा आपको टूर्नामेंट में? जी बहुत शुक्रिया, और हमारी टीम ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और तमाम मैचेस में प्लेयर्स ने एक से बढ़ के एक ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और इसी तरह की हमें तवक्कुआत थी अपने प्लेयर्स से, और हमारे प्लेयर हमारी तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म भी किया इन्होंने, और इस पे हम अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। यकीनन इसमें इनकी बड़ी मेहनत है, हमारे कोचेस की मेहनत है, हमारी पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की मेहनत है कि आज हम इस मुकाम पे पहुंचे, और अल्लाह पाक ने हमें जो है इतने बड़े एजाज से नवाजा है, और इसके लिए हम काफी अरसे से जदोजहद कर रहे थे। बिला आखिर अल्लाह ने हमें इसमें कामयाबी दी है, और मेरा ख्याल है कि इस मुबारकबाद की मुस्तहिक पूरी कौम है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, और पूरी कौम का सर फख्र से आपने बुलंद किया, और हम बड़े आपके मशकूर हैं कि आपने हमें वक्त दिया, एक्सप्रेसो का आप हिस्सा बने। अच्छा नेमतुल्लाह, आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक तो पहली बार ब्लाइंड T20 टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान ने अपने नाम किया, और दूसरा मैन ऑफ द टूर्नामेंट आप रहे हैं, क्या जज्बात है, क्या एहसासात हैं आपके? बहुत फख्र की बात है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ
कि अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है और सबसे ज़्यादा जो है कोचेस ने मुझ पर एतमाद किया है और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं उनके तवक्कुआत पर पूरा उतरा हूँ। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और आपको पता है वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और उसमें एक पहले तो बात ये परफॉर्म करना, फिर उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट आना, ये बहुत एजाज़ की बात होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख भाई हमारे लिए भी एजाज़ की बात है कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट और कप्तान दोनों ही हमारे साथ इस वक्त एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। आप दोनों हमारे हीरोज़ हैं। ये बताइएगा कि निसार आपसे पूछते हैं, कौन सी टीम सबसे मुश्किल रही है पूरे टूर्नामेंट में, जिसने आपको बड़ा सख्त मुकाबला दिया हो? देखें, इस टूर्नामेंट में जितनी भी टीमों ने पार्टिसिपेट किया है सारी बड़ी अच्छी टीमें थी और यकीनन इसमें बांग्लादेश की टीम और श्रीलंका की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम, ये तीनों टीमें जो है बड़ी जबरदस्त टीमें थी और इनसे हमें उम्मीद भी थी कि ये हमें टफ टाइम देंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की मेहनत हमारे प्लेयर्स ने की थी, कोचेस ने जिस तरह मेहनत करवाई थी, उसके मुताबिक प्लेयर्स ने परफॉर्म किया और कोई खासा मसला जो है वो हमें पूरे टूर्नामेंट में पेश नहीं आया और बड़े अच्छे मार्जिन से हमने तमाम मैचेस जो है वो विन किए। जबरदस्त। अच्छा नेमतुल्लाह, आप बताएं कि हमारे जो ऑडियंस है वो ये जानना चाहती है कि ब्लाइंड क्रिकेट के हवाले से कौन कौन से रूल्स होते हैं, कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं और सिलेक्शन का, टीम में सिलेक्शन का जो मेयार है वो क्या है? क्या ब्लाइंड लोग होते हैं, पार्शली ब्लाइंड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या सिलेक्शन के लिए वो आ सकते हैं और उन्हें सिलेक्ट किया जाता है? जी, हमारे ब्लाइंड क्रिकेट में 3 कैटेगरीज होती है। तो सबसे पहली कैटेगरी होती है B1 जो कि टोटली ब्लाइंड होती है, तो वो जो है प्लेइंग 11 में 4 खेलते हैं। और उसके अलावा जो है दूसरा कैटेगरी जो आता है वो है B2 ब्लाइंड 2, तो वो जो है पार्शली ब्लाइंड होते हैं जिनको कम नजर आता है, तो वो जो है टीम में प्लेइंग 11 में 3 लड़के खेलते हैं। इसके अलावा जब जो तीसरी कैटेगरी है उन्हें B3 कहा जाता है, जो पार्शली साइटेड है, तो वो जो है टीम में 4 खेलते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बना के खेलते हैं, पूरे टीम जो है कॉम्बिनेशन से बनती है। अच्छा निसार, ये बताइएगा कि हमारी टीम तो काफ़ी मजबूत थी और पहले भी जो टीम की कारकर्दगी रही है वो काबिल ज़िक्र है, लेकिन इस टूर्नामेंट में क्या ख़ास तब्दीली आपकी क़यादत में आई जिसकी वजह से हम ये टूर्नामेंट जीत पाए? देखें, इस दफ़ा हमारी टीम में काफ़ी सारे यंग प्लेयर्स थे और साथ साथ सीनियर प्लेयर्स भी हमारे मौजूद थे, जिसका बड़ा हमें फ़ायदा हुआ है। जूनियर्स ने सीनियर्स से बड़ा कुछ सीखा है और टूर्नामेंट में आके मैचेस में बिलखसूस बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। और इसके अलावा हमारी कामयाबी के पीछे मैं समझता हूँ कि हमारी तरसात ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल, उनकी मेहनत जो है वो बड़ी काबिल जिक्र है और जिस तरह पूरे साल में हमें क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है उससे यकीनन हमारी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती है, हमारी गेम में बेहतरी आती है और यकीनन ये चीज़ टूर्नामेंट में नजर भी आई है। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा नेमतुल्लाह, आप बताइए, इस बार चूँकि पाकिस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा था इस T20 टूर्नामेंट की और भारत जो है वो शिरकत के लिए नहीं आया, बल्कि एंड टाइम तक कहेंगे उनकी टीम को वीज़े उन्होंने नहीं दिए और भारत इस खेल को भी खैर हम कह सकते हैं कि सियासत की नज़र कर रहा है। तो भारत के ना आने से टूर्नामेंट में क्या फ़र्क पड़ा, क्या कॉमेंट करेंगे? देखें, भारत की टीम जो है वो टॉप टीमों में इसका शुमार होता है, तो लाजमी सी बात है कुछ ना कुछ टूर्नामेंट का जो मजा था वो भारत के ना आने से कुछ ना कुछ कम हुआ है। लेकिन फिर भी जो दूसरी टीमें थी वो भी इतनी कोई कम टीमें नहीं थी, जैसे कि बांग्लादेश है और श्रीलंका है और जैसे कि निसार भाई ने कहा साउथ अफ्रीका है, तो वो भी बहुत अच्छी टीम है। लेकिन भारत के ना आने से कुछ ना कुछ इफेक्ट लाजमी हुआ है। बिल्कुल। तो निसार, आप बताइएगा कि इस वक्त आपकी जो टीम है उसमें आपके पसंदीदा खिलाड़ी कौन से हैं? मुश्किल सवाल है। हैसियत कप्तान सभी पसंदीदा है मेरे, क्योंकि जाहिर है आपको पता है कि ग्राउंड के अंदर सब लोगों से काम देना पड़ता है, तो इसलिए सारे लोग जो है वो मेरे पसंदीदा प्लेयर्स हैं, इसीलिए आप कहेंगे कि सभी आपके पसंदीदा। अच्छा, मुझे ये सेमीफाइनल का बताएं, नेपाल को शिकस्त दी थी 10 विकेटों से, ये किस तरह का मैच रहा, कितना टफ, कितना ईजी रहा? सेमीफाइनल हमारा नेपाल के साथ था और उसमें हमें 95 रन का टारगेट मिला था, तो वो भी हमारे बैट्समैन जो थे उन्होंने बड़ा इजीली जो है उसको चेस किया था। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि उसमें हमारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था। T20 फॉर्मेट में हमारे किसी बैट्समैन ने जो है वो इससे पहले 14 गेंदों पे 50 का स्कोर नहीं किया था और इस दफा कामरान अख्तर जो है उन्होंने 14 गेंदों पे 50 बनाई और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो वो भी बड़ा आसानी जो है वो हम जीते थे। और इस पे हम मैं समझता हूँ कि हमारे प्लेयर्स की एफर्ट तो है ही, लेकिन इसके पीछे हमारे कोचेस की भी बड़ी मेहनत है
और इसका क्रेडिट यकीनन कोचिंग को और काउंसिल को जाता है। अच्छा, तो नेमतुल्लाह आप बताइएगा कि कितना क्रेडिट आप इंतजामिया को देते हैं? पीसीबी चेयरमैन से आपकी मुलाकात भी होने वाली है, आज मोहसिन नकवी से मुलाकात है, तो कितना क्रेडिट आप देते हैं कि क्रिकेट बोर्ड जो है हमारा कितने अच्छे तरीके से जो खेलों को आगे लेकर चल रहा है? वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी आप गेस्ट करें कि हमारे साथ स्टूडियोज में कौन मौजूद है। जनाब सूफी गुलकार, डायरेक्टर, कंपोजर और म्यूजिक टीचर ज़हीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर अब्बास म्यूजिक टीचर हैं और कॉलेज में ए लेवल के बच्चों को प्रोफेशनल म्यूजिक जो है उसकी क्लासेस भी देते हैं। और ज़हीर अब्बास साहब के जो लेजेंडरी वालिद साहब हैं शहजाद अख्तर साहब, वो भी उनको बतौर म्यूजिशियन पाकिस्तान टेलीविजन की तरफ से अवार्ड से नवाजा गया, जो कि पहली बार हुआ हिस्ट्री में। और उनके 30 साल म्यूजिक करियर पर उन्हीं से बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा उनके तो कह लें कि प्रोफाइल अली बहुत बड़ी है, बहुत लंबी प्रोफाइल है। ज़हीर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन स्टूडियोज। बहुत ज़बरदस्त बात है कि आप यहाँ मौजूद है, क्योंकि हम सबसे पहला सवाल आपसे शहजाद अख्तर साहब के हवाले से करेंगे, क्योंकि एक ऐसे म्यूजिशियन जिनको अवार्ड मिला पीटीवी में रहते हुए, और बहुत सारी गज़लें ऐसी जो आज भी लोग जिनसे लगाव रखते हैं, समातों में रस घोलती हैं, वो उन्होंने तरतीब दी थी। बेशक। तो क्या उनकी परवरिश जो उन्होंने आपको दी, उसमें एक तालीम जो म्यूज़िक की मिली, ये उसी का नतीजा है जिसकी वजह से आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेशक ऐसा ही है। आई स्ट्रांगली बिलीव, बिकॉज जो आप सीखते हैं अपने घर से या अपने असातिज़ा से, जो भी आप सीखते हैं सारी ज़िंदगी वही चलता है। अब वो आपने सीखा क्या है वो मैटर करता है, फिर वो आपकी शख्सियत में, आपके काम में, आपकी परफॉर्मेंस में वो सब कुछ झलकता है जो आपने सीखा होता है। अब कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम ऐसे सीख लें कि बस बड़ी तेज़ी से या किसी तेज़ी चालाकी से सीख के निकल जाएं, शॉर्टकट से। उसका कोई काम नहीं दुनिया में। वक्ती तौर की फेम भी मिल जाएगी, थोड़े से फॉलोअर्स भी आपके बढ़ जाएंगे, सस्टेन वही करेगा जिसके पास काम है, जो ठीक सीख के आया। उनका काम कौन सा पसंद था आपको? उनके सारे काम पसंद थे। ये जो मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, आई वुड लव टू कोट कि वो मुझे कहा करते थे कि बेटा मैं चाहता हूँ कि आप पहले अच्छी तालीम हासिल करें, क्योंकि वो म्यूज़िक की फील्ड में थे। उन्होंने तारा जी के साथ, मलका फुकरात मैडम जी, मेहदी साहब, लाइक यू नेम द आर्टिस्ट एंड ही हैड वर्कड विद देम। तो उसने कहा कि जो मेरे महसूस किया, हर बाप ही चाहता है कि जो मेरे में कुछ कमी रह गई है वो मेरी औलाद में पूरी हो जाए। सो वो सेट लाइक ही सेट कि बेटा ये तो आपको आ ही जाएगा, ये आपके घर का काम है, ये आ ही जाना है, वो करें जो मेरे घर में नहीं है। और ये बड़ी खूबसूरत बात और बड़ी खूबसूरत टीचिंग है उनकी। यूजुअली ऐसा नहीं होता घरानों में, खाली इस चीज़ का जो ये म्यूज़िक है ये तो ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन तालीम के हवाले से नहीं कहा जाता। तालीम के हवाले से आप भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ए लेवल के बच्चों को म्यूज़िक आप पढ़ाते हैं। हमें ये भी पता चला है कि म्यूज़िक एज ए सब्जेक्ट तो बहुत जगहों पर पढ़ाया जाता है, लेकिन जो कैम्ब्रिज सिलेबस है वो उसके तहत आपने पढ़ाना। मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताता हूँ, बिकॉज म्यूज़िक एज एन एक्टिविटी हर जगह पे, हर स्कूल में, लाइक क्लास 5 तक आप बच्चों को म्यूज़िक सिखाते हैं, डा 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 डा, वो ठीक है, सारा कुछ फ़ाइन। मैंने भी किया वो कुछ देर। फिर जब मैंने म्यूज़िक में मास्टर्स किया, बिकॉज पहले मैंने मास्टर्स किया हिस्ट्री में फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज की म्यूज़िक सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट रह चुका। आई वाज अवार्डेड विद रोल ऑफ ऑनर, जो शफकत साहब को मिली थी, फैज़ अहमद फैज़ साहब को मिली थी, अल्लामा इकबाल साहब को मिली थी रोल ऑफ ऑनर। तो वो मुझे मिला म्यूज़िक में। तो कोशिश ये थी कि यार कुछ ऐसा कर जाएँ कि कुछ थोड़ा सा हट के, आउट ऑफ द वे कुछ हो जाए। तो उसके लिए मैंने फिर ये सोचा कि मैं स्कूल्स में आ तो रहा हूँ, यहाँ काम भी करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो जो आपके बड़े बच्चे हैं म्यूज़िक एज अ करियर और एज अ सब्जेक्ट अगर वो परस्यू करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। तो वो थी कोई नहीं, बिकॉज म्यूज़िक में ए लेवल्स सब्जेक्ट, जब से ए लेवल्स है तब से म्यूज़िक एज अ सब्जेक्ट है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो रहा था। क्योंकि आप यहाँ का म्यूज़िक तो हम जान लेते हैं कि सारे गामा पादा निसा हो गया, ये वो हो गया, हमने बिकॉज हम सुनेंगे किसी अपने अच्छे सिंगर को तो खान साहब को सुन लेंगे, उस्ताद सलामत अली खान साहब को सुन लेंगे, नुसरत साहब को सुन लेंगे, एंड दैट्स इट। लाइक यही लेजेंड्स हैं हमारे, और ये बहुत हैं, इनसे आगे क्या करना है म्यूज़िक में अब। लेकिन अब जब पूरी दुनिया का म्यूज़िक पढ़ने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको मोज़ार्ट भी सुनने पड़ते हैं, जॉन सेबास्टियन बाख भी सुनने पड़ते हैं, शोपैन भी सुनने पड़ते हैं, फिर उनकी सिम्फनी सुननी पड़ती हैं, उनको क्रिटिकली एनालाइज भी करना पड़ता है। इस चीज़ से लोग भागते थे। तो मैंने कोशिश की कि यार ये काम किया जाए, पाकिस्तान में सब्जेक्ट शुरू करवाया जाए। भी सुनते हैं, मुझे भी सुना जरूर। आई विल सिंग समथिंग, क्योंकि मैं भी आपको बता रहा था कि कोशिश मेरी ये होती है कि हम जब कुछ गाएं तो उसमें कुछ अपना अंग रह जाए। तो ये गाना आजकल बहुत फेमस है, तो इसमें मैंने 1-2 शेर खुद लिखे हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ।
लापता हो गया है दिल अपना, लापता हो गया है दिल अपना, तेरी दहलीज पे पड़ा होगा, तेरी दहलीज पे पड़ा होगा। और एक और शेर जो खुद लिखा है मैंने, तू यहाँ से चला भी जाए मगर, तू यहाँ से चला भी जाए मगर, तू न हमसे कभी जुदा होगा, तू न हमसे कभी जुदा होगा। हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा। बेहतरीन, मजा आ गया, मैं खुद लापता हो गया था। लग ही नहीं रहा कि ये अभी आपने इसके अंदर एडिशन किया, क्या खूबसूरत, जबरदस्त। अच्छा आप ये बताएं कि बड़ा मुश्किल है इसको साथ लेकर, और सिखाते भी हैं आप, अपनी खुद के लिए कैसे कितना टाइम निकालते हैं रियाजत के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को टाइम देना भी बड़ा ज़रूरी है। मैं अक्सर अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं ये बात बताता हूँ जो मैं आपके साथ साथ से बाकी लोगों को बताना चाहता हूँ। जो लोग म्यूज़िक करना चाहते हैं ठीक से, अगर म्यूज़िक फॉर द सेक ऑफ म्यूज़िक करना है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ जॉब, एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ये चीज़ ख़त्म हो गई है। तो एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ जॉब, इसी तरह से म्यूज़िक फॉर द सेक ऑफ पॉपुलैरिटी, लेट्स गेट आउट ऑफ इट। म्यूज़िक एक इल्म है, एक नॉलेज है, आना चाहिए। उसका मकसद ये नहीं कि आए तो आपको हिट भी होना उसकी शर्त है, नहीं कोई शर्त। लेकिन ऐसा क्यों है कि जो लोग बाकायदा इसकी तालीम लेकर नहीं आते वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, ज़्यादा उनको लोग सुनते हैं। और आप हमारे उस्तादों को भी देखिए, देखिए उनमें कुछ लोग, यानी ज़्यादातर तो घरानों से ही थे, वो तालीम तो उनको इनफॉर्मली वैसे ही मिलती आ रही थी अपने घरानों से। तो लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं भी मिली है, और आप देखें शोहरत की बुलंदियों को छू रहे हैं। देखिए जब इंसान को सबसे बहादुर वो है जिसको मौत का डर नहीं है, ठीक है, वो बड़ा खुश होकर जिएगा। तो जिसको बेइज्जती का खतरा नहीं है वो कुछ भी कर सकता है। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, ये लाइन उन जैसे लोगों के लिए है कि जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग हम पे हंसेंगे, हमारे हाँ आप मेरा ख्याल है मखसूस सिंगर की बात कर रहे हैं आप। लेकिन मेरा ये मशवरा ज़रूर है और आपकी बात का जवाब भी है कि जब आप इतना टफ स्केड्यूल होता है कि आप अपने ज़ाती इवेंट्स भी कर रहे होते हैं, अपनी जॉब्स भी और अपने बच्चों के साथ काम भी, सिखाना भी, तो मुझे जो वक्त मिलता है वो सिर्फ अपनी गाड़ी में मिलता है। अच्छा। तो मैं अपनी कार में वो तानपुरा ऐप के साथ मैं उसको लगा के सुर, तो जब भी सफ़र कर रहा होता हूँ तो मैं रियाज करता रहता हूँ, रियाज करता। देखिए मैं भी स्टे इन टच, मैं जानता हूँ कि उनकी एक बाकायदा सोसाइटी है, जी बिल्कुल सोसाइटी है, और वो इसकी तरवीज के लिए बहुत काम करते हैं और बड़ी इब्तिदा से करते हैं। सारा टैलेंट हमें एक्सप्रेस में भी बहुत, बिल्कुल जी बिल्कुल। आई हैव सीन लाइक अ लॉट ऑफ शोज जहाँ मैंने अपने काफ़ी जूनियर्स को देखे आपके साथ बैठे, बड़ा खुशी होती है। कितना इंपॉर्टेंट आप समझते हैं कि अगर ना भी किसी ने प्रोफेशनली परस्यू करना हो तब भी इसकी तालीम आपकी पर्सनैलिटी में क्या फ़र्क लाती है? बहुत फ़र्क लाती है। ये देखें आप अगर इंटरनेशनली देखें तो क्लास 5 तक उनको म्यूज़िक क्यों सिखाया जाता है, ये जो यहाँ पे स्कूल्स में ये है कल्चर, ये क्यों डेवलप हुआ? म्यूज़िक आपको वायलेंस से दूर रखता है, ज़बरदस्त, ये आपकी शख्सियत में एक सॉफ्टनेस, हम्बलनेस डाल देता है। इसी वजह से म्यूज़िक वो आपको सिखाते हैं कि आप करें ताकि आप वो दूसरे कामों से बचे रहें, और ये करता है। हमारी काम को तो बहुत ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है। ज़ाहिर बात साहब वक्त की किल्लत है हमारे पास भी, हम चाहते हैं कि आपसे बहुत कुछ ज़्यादा सुनते। आपका बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियोज़ में आपने ज्वाइन किया, आपने हमें वक्त दिया और इस कदर खूबसूरत आवाज़ जो है वो हमें सुनने का शर्फ हासिल हुआ। जनाब इसके साथ ही एक्सप्रेसो से हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात कल होगी। जाते जाते आपको ज़हीर अब्बास के खूबसूरत गाने के साथ छोड़ जाते हैं। ये मेरा अपना ही शेर है जो मैं आपको बताऊंगा।
क्या मुझसे पूछते हो हाल मेरा, कहीं कभी न छोड़ा है किसी ने, कहीं कभी न छोड़ा है किसी ने। रकीबों के शहर से आने वालों, रकीबों के शहर से आने वालों, मेरे कातिल को देखा है किसी ने, मेरे कातिल को देखा है किसी ने। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा